तो कल हम लोगों ने क्या क्या बातें की थी, एक बार मैं रिकैप करता चल रहा हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ा था। सरफेस टेंशन क्या होता है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन की टेंडेंसी क्या होती है, उस सरफेस को मिनिमम एरिया में हमेशा रखना। फिर उसके बाद हमने सरफेस टेंशन के लिए फॉर्मूला जनरेट किया था। फिर आपके पास एग्जांपल है कि कोई भी ब्रश को वाटर में डालो तो वो मिनिमम एरिया में कन्वर्ट हो जाता है। देन हम लोगों ने यहीं से दो तरीके के फोर्सेस पढ़े थे, एडहेसिव फोर्सेस एंड कोहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्स क्या होता था, सेम मटेरियल के बीच में काम करने वाला फोर्स। एडहेसिव क्या होता था, अपोजिट मटेरियल के बीच में लगने वाला फोर्स। अच्छा, देन इसके बाद हम लोगों ने इसकी एनर्जी पढ़ी थी। हाँ, अब देखो एक छोटी सी बात है यहाँ पे, इसको भी मैं बताता हुआ चल रहा हूँ, ध्यान दो। मैं वापस आ रहा हूँ अभी इस टॉपिक पे, ठीक है। इससे पहले थोड़ी सी बात है, उसे भी समझ लो। ये कहीं ना कहीं एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्स पे ही रिलेटेड है। समझना बात को। मैंने क्या किया, मैंने एक ड्रॉप ली, ये वाटर ड्रॉप है, और इस सरफेस पे इस वाटर ड्रॉप को इस तरीके से मैंने इस पे इंसिडेंट कराया, और बगल में ही एक मैंने मरकरी ले ली। बेसिकली मरकरी का कलर भी ऐसा ही होता है। और उसे भी इस सरफेस पे इस तरीके से ड्रॉप कराया, ठीक है। तो होगा क्या, अब देखो इसका बिहेवियर देखो जरा। ये जब इस सरफेस पे आएगा ना, तो कुछ ना कुछ ऐसा इस तरीके से इस ड्रॉप का शेप हो जाएगा, है कि नहीं। पूरा जो वाटर होगा वो इस पे इस तरीके से फैल जाएगा इस सरफेस पे, है ना। और जब हम इस मरकरी को इस पे इंसिडेंट कराते हैं तो इसका शेप कुछ ऐसा ही रह जाता है। मतलब कुछ इतना पोर्शन यहाँ पे टच कर रहा है, आप ऐसा समझो। ये रहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब वो हल्का ठंडा लगता है, इसको छुओगे और वो आपके हाथ पे थोड़ा सा भी, मतलब आपको वेट नहीं करने वाला। आप टच करके ऐसे गिरा दोगे, पूरा का पूरा गिर जाएगा। अब देखो जरा, समझो बात को। अब यहां से कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। अब ये है वाटर ड्रॉप, ये आपका Hg ड्रॉप, मरकरी, ठीक है। दोनों में कुछ समझ में आ रहा है आपको। इसकी टेंडेंसी क्या थी, इसकी टेंडेंसी जो रहने की थी बच्चे, वो कुछ ऐसी रही होगी। भाई इसको कुछ यहाँ पे ऐसे रहना था, है ना। लेकिन ये ऐसे है क्या, नहीं है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इनके बीच में जो यहाँ पे फोर्स काम कर रहा है, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल, इनके बीच में जो फोर्स काम कर रहा है, इस फोर्स को ही तो कहते हैं हम कोहेसिव फोर्स, है ना। और ये जो मॉलिक्यूल है कहाँ का, वाटर का, और ये जो मॉलिक्यूल है कहाँ का, सरफेस का, इनके बीच में जो फोर्स काम करता है इसे कहते हैं हम एडहेसिव फोर्स। मतलब कहीं ना कहीं पानी को ग्लास या सरफेस, भाई ये मान लो ग्लास का सरफेस है तो ग्लास अच्छी लगती है, समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है। मतलब ये इसको वेट कर रहा है, इसकी टेंडेंसी तो होनी चाहिए थी कि भाई ये
मिलकर दोनों के दोनों मॉलिक्यूल यहाँ पे जो ये दोनों है ना, इनके बीच में लगने वाला ये जो फोर्स है, कौन सा फोर्स? कोहेसिव फोर्स, ये ग्रेटर होना चाहिए। लेकिन ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये आपस में अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, है ना। इसलिए हम कहते हैं कि जो वाटर है वो ग्लास को वेट करता है। आ रही बात समझ में? वाटर ड्रॉप वेट द ग्लास सरफेस। क्या बोलेंगे हम? वाटर ड्रॉप वेट द ग्लास सरफेस। हाँ, एडहेसिव फोर्स ज्यादा है। हाँ, क्या कह रही हो? नहीं, हर सरफेस को नहीं करेगा, ग्लास को ज्यादा करेगा। हाँ, दो डिफरेंट सब्सटेंस बोलो। हाँ, हाँ बिल्कुल होगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, सबको वेट करने की जो टेंडेंसी है, पावर होगी, अलग अलग होगी। किसी को बहुत अच्छे से वेट करेगा, किसी को बहुत कम। हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब इसके लिए हम कह सकते हैं, अगर मेरे पास जगह नहीं बची, मैं यहां लिख दे रहा हूं, दैट मीन्स, या यहां लिखता हूं, दिस इंप्लाइज दैट, इसके लिए, इस पूरे इंसिडेंस के लिए जो कोहेसिव फोर्स है इज लेस देन एडहेसिव फोर्स। है कि नहीं? समझ में आ रही बात? अब देखो ये बात याद रखना, कोहेसिव और एडहेसिव। अब मैंने क्या किया, अच्छा अभी एक मिनट इस पे आते हैं। अब यहाँ पे भी देखो सेम फिनोमिना पे आते हैं। अब देखो ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, इनके बीच में जो फोर्स काम कर रहा है वो है कोहेसिव, है ना। और ये जो मॉलिक्यूल है और ये जो मॉलिक्यूल है, इनके बीच में काम कर रहा है एडहेसिव, है ना। तो एडहेसिव फोर्स बड़ा है कि कोहेसिव फोर्स बड़ा है? कोहेसिव, इसलिए ये इसको वेट नहीं कर पा रहा। तो मैं लिखूंगा दिस इंप्लाइज दैट कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन adhesive force. This implies that Hg does not wet glass surface. बच्चे, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ठीक है, समझ में आई बात? अब देखो यहां से एक छोटी सी बात और मैं बताना चाह रहा हूं। एक होता है जिसे कहते हैं, एक नाम है, अभी आगे मैं उस चीज को एक्सप्लेन करके बताऊंगा, उसे कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब देखो यहाँ पे दो सरफेस है, एक ये ग्लास सरफेस है और एक ये वाटर सरफेस है। इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है? मतलब अगर मैं बोलूं, कलर मैं चेंज करता हूं जिससे कि आप समझ सको, मैं रेड ले लेता हूं। मैंने कहा ये हो गया कौन सा सरफेस? ग्लास सरफेस। और ये हो गया आपका ये हो गया आपका वाटर सरफेस। ऐसे यहां पे देखो, ये हो गया आपका टेंजेंट किस पे? इस Hg के सरफेस पे। और ये हो गया इसका ग्लास सरफेस। तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, इस एंगल थीटा को ही कहते हैं हम एंगल ऑफ कांटेक्ट। ऐसे यहां पे इस एंगल को कहते हैं थीटा, जो कि है एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब बच्चे समझो बात को मेरे,
एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा इसे ही क्यों माना, इधर क्यों नहीं माना? जिधर भी लिक्विड सरफेस होगा उस साइड का एंगल लेंगे हमेशा। मतलब दो एंगल के बीच में अगर लिक्विड आ रहा है तो वही आपका कांटेक्ट एंगल होगा। जैसे यहाँ पे देखो, इन दोनों एंगल के बीच में लिक्विड आ रहा है तो ये आपका क्या हुआ, कांटेक्ट एंगल। इन दोनों के बीच में ये एंगल आ रहा है, ये लिक्विड आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या हुआ आपका कांटेक्ट एंगल। अब इस एंगल के बिहाफ पे कुछ चीजें बन रही है। कैसे बन रही है, मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं, नोट कर लिया? अच्छा चलो बनाओ, फटाफट करो। ओ भाई साहब, हाँ पता नहीं याद रहा तो। क्या चीज? तो बायो लेती लड़की। अब देखो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, मैं बोलता चल रहा हूँ, इस चीज को समझते रहो, लिखते रहो, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे एक रीजन तुम्हें मिल रहा है, ये रीजन भाई, ये बेसिकली तीन रीजन को डिफाइन कर रहा है, समझ पाओ तो। पहला रीजन ये है, इस रीजन को हम कहते हैं सरफेस और एयर। इसे कहते हैं सरफेस और एयर। भाई देखो, ये सरफेस है, ये इसका एयर है। ये रीजन दूसरा है, ये है लिक्विड और एयर, लिक्विड और एयर। और तीसरा सरफेस ये रहा, इसे कहते हैं लिक्विड और सरफेस। तो तीन रीजन मिल रहा है ना। तो भाई आपको पता है सरफेस मिल रहा है तो सरफेस की एनर्जी भी होगी, है ना। तो तीन सरफेस है तो तीन तरीके की एनर्जी होगी, है ना। तो उन तीन तरीके की एनर्जी को कैसे एक्सप्रेस किया जाए, उसमें कब हम कहेंगे एडहेसिव फोर्स ग्रेटर है और कब कहेंगे कोहेसिव फोर्स ग्रेटर है, इस चीज को ही हमें अब एक्सप्रेस करना है एनर्जी के टर्म में। तीन बच्चे, सरफेस आ रहा हो, चाहे वाटर हो, चाहे ग्लास हो, चाहे आपका सरफेस और एयर हो, हाँ हमेशा फ्लूइड्स में होता है बच्चे। इस जगह पे फ्लूइड में हम सरफेस एनर्जी निकाले, केमिस्ट्री में मेटल के लिए निकालोगे। जो मेटल सरफेस होता है ना, उस सरफेस पे कितनी एनर्जी है वो भी हम निकालते हैं। भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन से तो कहीं ना कहीं उसकी सरफेस एनर्जी होगी, तभी तो कुछ तुम इंसिडेंट करते हो। भाई किसी भी मेटल को तुम रख दो धूप में और वुड को रख दो, दोनों में से पहले गर्म कौन होगा, मेटल होगा। समझ में आ रही बात? तो वहां भी होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये यहाँ की एनर्जी है, सरफेस की एनर्जी है, लिक्विड सरफेस की एनर्जी है। लेकिन भाई सीधी सी बात है, किस भाई सरफेस वो क्यों है, क्योंकि एयर के कांटेक्ट में है ना। तो एयर के कांटेक्ट में होने के साथ साथ वो लिक्विड के भी कांटेक्ट में होगा तो भी एक नया सरफेस बनेगा। अगर वो इन दोनों के रिलेटिव सरफेस बनेगा तो भी एक नया बनेगा। तो उस रिलेटिव सरफेस की अब हमें स्टडी करनी है। अभी मैं फिगर बना रहा हूं दूसरा, इसमें मैं घमंडा नहीं करने वाला, तो जल्दी से नोट करो बस तुम लोग। अच्छा, कितना बहाना मिल जाता है तुम लोगों को यार, मम्मी और डैडी पे चीजें छोड़ने का। किसी की मम्मी जग नहीं पाती हैं। कहाँ गया वो लड़का, नहीं आया आज? हाँ हाँ, प्रेजेंट सर। वो बैठा है, ऑनलाइन बैठा है।
भाई कल यही बोल रहा था कि मम्मी की घड़ी खराब हो गई थी, वो उठ नहीं पाई तो मैं लेट हो गया। ओके वाह, अभी ये डैडी की जो है ना मीटिंग थी, इसलिए ये देवी जी लेट हो गई है ना। एंगल का बच्चे बता दूंगा, चलो बता ही देता हूं। एंगल ऑफ कांटेक्ट एक नया वर्ड मिला आपको। ये क्या कहता है, दो सरफेस के बीच का जो एंगल होगा, मान लो ये एक सरफेस है आपका, कौन सा सरफेस है, ये सरफेस ऑफ ग्लास है, ये आपका सरफेस, भाई इस पे टेंजेंट जा रहा है ना, भाई सरफेस टेंशन तो इसी पे काम करेगा। अगर मैं इसको इस तरीके से खींच दूं, इस सरफेस को और लंबा कर दूं, दैट मीन यही तो सरफेस टेंशन का की लाइन होगी इस पॉइंट पे। तो इन दोनों के बीच में बनने वाला जो एंगल होता है, लेकिन जिधर लिक्विड हो, फ्लूइड हो, वो वाला, भाई इधर भी तो है ना, तो इधर वाला काउंट नहीं होगा क्योंकि इधर फ्लूइड नहीं आ रहा। जिधर फ्लूइड होगा उधर का एंगल हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये एंगल हमने काउंट किया, हमने कहा ये आपका क्या है, ये आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट है। ऐसे ही ये देखो, ये हो गया सरफेस से पास होने वाली लाइन, ये हो गई इसका टेंजेंट, तो इनके बीच का एंगल कितना, थीटा। लेकिन लिक्विड इधर आ रहा है तो ये एंगल आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा। बिल्कुल। तो अब बताओ ये एंगल, इस एंगल को क्या कहते हैं यहाँ पे, एक्यूट एंगल, हाँ क्या होता है, ACUT, एक्यूट एंगल। और इसके लिए क्या होता है, ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल, ये फिक्स है, हाँ बिल्कुल। जब नहीं, इस तरीके से फिक्स नहीं है, जब भी कोहेसिव फोर्स इज लेस देन एडेसिव फोर्स, हमेशा कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, एक्यूट एंगल। जब भी कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडेसिव फोर्स तो क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल। बात समझ में आ रही है, याद रहेगा, ये एक नई नॉलेज मिल गई। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं फिर से वही पुराने पहले लिक्विड सरफेस पे आ रहा हूं, और मैंने ये लिक्विड बनाया, ये रहा, और इस पे जो एंगल या जो सरफेस टेंशन वर्क करेगा, वो सरफेस कैसा वर्क करेगा, कुछ ऐसा वर्क करेगा। जबकि ये हो गया आपका इसका, ये रहा, ये रहा, ये रहा। तो सरफेस किस पे काम करेगा, सरफेस टेंशन इसी लाइन पे करेगा, जो कि ये एंगल था थीटा, है कि नहीं, बिल्कुल है। देन आपके पास एक मिल रहा है इस पॉइंट का सरफेस एनर्जी, सरफेस विद एयर, सरफेस विद एयर, मैंने एस ए बोला, इसका मतलब क्या हो गया, सरफेस एनर्जी ऑफ सरफेस विद रिस्पेक्ट टू एयर। समझ में आ रही बात। ऐसे ही यहां देखो, ये लिक्विड है, ये एयर है, ये लिक्विड है, ये एयर है, इसका मतलब यहाँ पे सरफेस एनर्जी क्या हो गई। सरफेस एनर्जी को हम किससे शो करते थे, मैंने कोई सिंबल यूज किया था, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो कुछ नहीं किया था, ठीक है, एस मान लो फिर। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जगह लिक्विड एयर है ना, और ये देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन दोनों का कांटेक्ट है, लिक्विड और सरफेस का। तो मैंने कहा इस पॉइंट पे जो आपकी सरफेस एनर्जी होगी वो होगी एस लिक्विड और सरफेस एस एल। ठीक है, तो मैं एक यहाँ पे रिलेशन बना रहा हूं, एस एल एस एस एल एस एस ए। समझ में आ रही बात। अब देखो ये जो मैं बात बताने जा रहा हूं, ये आपके एग्जाम में तय है आना, आ रही बात समझ में। अब मैं बहुत इसीलिए बहुत सिंपली तरीके से बता रहा हूं कि तुम्हें एक बार में समझ में आ जाए, और इस चीज को रट्टा मार लेना, फिर दोबारा आपको देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, अब बताओ इस सरफेस के लिए कौन सा फोर्स बड़ा था, कोहेसिव फोर्स इज लेस देन एडहेसिव फोर्स, और इसका रीजन क्या था, बिकॉज ऑफ लिक्विड वेट द सरफेस, है ना।
तो ऐसे कंडीशन में इन दोनों के सरफेस एनर्जी का सम इज ऑलवेज लेस देन सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड एंड सरफेस। हाँ, नोट कर लो इसे फटाफट, ये आपका आना तय है। देन दूसरे पे आते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? इस लिक्विड को कौन पसंद है? सरफेस। भाई वो क्या कर रहा है? वेट कर रहा है ना। वेट कर रहा है मतलब वो एयर की तरफ भाग रहा है ना। एयर की तरफ भाग रहा है मतलब सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर वो हमेशा बड़ा होगा, वो कम होगा। लिक्विड और सरफेस के बीच का जो एनर्जी होगा कम होगा, तभी तो वो वेट कर पाएगा उसे। अदरवाइज वेट कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। अगर बड़ा होगा इसका मतलब वो एक ड्रॉप बनाएगा। भाई वहां पे देखो लिक्विड की सरफेस एनर्जी ज्यादा है। लिक्विड की सरफेस एनर्जी अगर ये ज्यादा हो गई, ये क्या है? लिक्विड एनर्जी ऑफ सरफेस विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, अगर ये ज्यादा होगी तो ये ड्रॉप बना देता ना। नहीं समझ में आई बात? अरे यार वो बताओ, कोहेसिव फोर्स बढ़ गया। कोहेसिव फोर्स बढ़ गया मतलब उस सरफेस की एनर्जी बढ़ गई ना। तो अगर सरफेस की एनर्जी बढ़ गई तो क्या ये वेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या होगा? ये छोटा होगा इन दोनों के सम से। हाँ बच्चे, ये हमें पता चला। कौन सा? एलएस? हाँ बच्चे, ये चीज तो हमें पहले से पता थी। भाई सरफेस एनर्जी का मतलब क्या है? विद रिस्पेक्ट टू जिस सरफेस पे डाले उसको वो रिएक्ट कर रही है। हम R12 को लिखते थे तो वो क्या होता था? डिस्टेंस ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू। तो इसका मतलब सरफेस ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू सरफेस वो बढ़ गया। इसका मतलब वो क्या बनाएगा? स्फेरिकल बना रहा है क्या? वो वेट नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा? इसको इनके सम से छोटा होना पड़ेगा। समझ में आई बात? नहीं आई तो रट्टा मारो। समझ में आई बात? ये तो समझ गए। हाँ बिल्कुल। अब इस चीज को तुम्हारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए, मैं बोल रहा हूं ये आएगा जरूर। ये कहेगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि इफ द लिक्विड इज वेट द सरफेस देन इन, ये जो चार आपके टर्म है 1 2 3 4 ABCD, इन चारों में से कौन सा एक्सप्रेशन सही है? ठीक है, तो हम वहां पे क्या देखेंगे? वहां पे देखेंगे कि सरफेस की लिक्विड की एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सरफेस अगर छोटी होगी तभी वो वेट करेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक, क्या दे दिया? अरे यार अभी आगे आ रहे हैं ना, कोहेसिव वाले पे ही आ रहे हैं। जब बड़ा होगा तो क्या होगा? धैर्य बना के रखो। अब देखो, ये रहा आपका मरकरी। बहुत बड़ा बना दिया मैंने। ये रहा मरकरी। अब इस मरकरी के पास भी तीन सरफेस हैं। सबसे पहला, एनर्जी ऑफ सरफेस विद रिस्पेक्ट टू एयर, एनर्जी ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर, एनर्जी ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। है कि नहीं? और कैसे है? अगर मुझे लाइन बनानी हो इससे पास करने वाली टेंजेंट तो मैं ऐसे बनाऊंगा और इसी पे हमारा सरफेस टेंशन T काम कर रहा होगा। भाई मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, उसके अगल बगल ही वो टेंशन काम करेगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो इसके लिए भी इक्वेशन हम क्या लिखेंगे? अब देखो यहाँ पे क्या बड़ा है? यहाँ पे है कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स, है कि नहीं? तो इसका मतलब एस एल एस इज ग्रेटर देन एस एल ए प्लस एल एस एस ए। ठीक, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये वेट नहीं कर रहा।
वेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसकी एनर्जी, इसकी सरफेस एनर्जी इस लिक्विड की विद रिस्पेक्ट टू सरफेस बड़ी है, तो वो एक स्फेरिकल शेप बना रहा है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। हम्म हम्म वो नहीं भी करता तो भी मिलती, ये तो लिक्विड की प्रॉपर्टी है, सॉलिड की प्रॉपर्टी है, सरफेस की प्रॉपर्टी है, एयर की प्रॉपर्टी है, अगर वो किसी भी कांटेक्ट में रहेगा तो उसकी कुछ एनर्जी होगी। हाँ अब बोलो। हाँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भाई फैलने का मतलब ये थोड़ा ना होता उसकी एनर्जी हो गई, फैलने का मतलब हो गया उसमें टेंशन खत्म हो रही है, मिनिमम एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, तो तुम कैसे कह दी कि हाँ उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। लिक्विड देखो, कभी भी इस चीज को मैं फिर से बोल रहा हूँ, वाटर के लिए वाटर को सरफेस पसंद होता है, वाटर को वाटर नहीं पसंद होता। हाँ हाँ, और जबकि मरकरी को मरकरी पसंद होता है, उसको सरफेस नहीं पसंद होता। हम्म कोई बात नहीं, समझो मत, देखो मैंने समझने के लिए लिखा भी नहीं, मैं समझाना भी नहीं चाहता हूँ तुम्हें, क्योंकि समझाऊंगा ना तो कहीं ना कहीं तुम एग्जाम में दिमाग लगाओगी। ना, बिल्कुल भी नहीं, आपके सामने सीधा सीधा एक्सप्रेशन आएगा। इस तरीके से समझो, जब बॉल बनेगी तो उस लिक्विड सरफेस की एनर्जी ज्यादा विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, जब बॉल नहीं बनेगी, स्फेरिकल शेप नहीं बनेगा तो कम। ठीक है, समझ में आई बात। ये बेसिकली रिलेटिव टर्म है। देखो एलएस को मैं लिख रहा हूं, तोड़ दिया एलएस को, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, एल का ए के साथ, एस का ए के साथ। यहां भी देखो एलएस को मैंने तोड़ दिया, एल का ए के साथ, एस का ए के साथ। हाँ, तो बस ऐसे याद रखना है, ये याद भाई, इसके लिए एक्सप्रेशन बनता है, लेकिन उस एक्सप्रेशन को मैं बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है आपके लिए। हाँ, कोहेसिव और एडिसिव, नहीं, ये होगा ही नहीं कभी। यार कैसे होगा जरा बताओ, कोई भी लिक्विड क्या सरफेस में तब्दील हो सकती है पूरी तरीके से? तब अगर नहीं हो सकती है तो कैसे हम कहेंगे कि वो इक्वल हो सकती है? कभी नहीं होगी, हमेशा तुम्हारा कॉनकेव या कॉन्वेक्स सरफेस बनेगा ही बनेगा। और कॉनकेव और कॉन्वेक्स का मतलब ही ये है, एनर्जी का बढ़ना या प्रेशर का बढ़ना या घटना कभी इक्वल नहीं होता। कोई भी पानी डाल लो, जो आपका डिस्टिल वाटर होता है, जब उसे डालते हो तो वो कहीं ना कहीं 0 डिग्री बनाता है, लेकिन उसका भी मतलब ये नहीं होता ये बिल्कुल प्लेन है। हाँ? कॉनकेव या कॉन्वेक्स, भाई हर एक किसी में भी देखो तुम, अपने गिलास में हनी को डाल दो तो हनी का सरफेस कुछ डिफरेंट होगा, वो कॉन्वेक्स शेप में होगा। अब पानी को डालते हो तो कॉनकेव शेप में आता है। तो हमेशा क्या हो रहा है, वो कभी भी तुम्हें सीधा स्टेट नहीं दिखेगा, स्टेट कभी नहीं दिखेगा, कोई भी लिक्विड हो। हम कहते हैं जो प्योर होते हैं, प्योर वाटर, प्योर वाटर के लिए थीटा की वैल्यू, एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू 0 होती है। हाँ, सीधी लाइन नहीं बनेगी, सीधी लाइन बनेगी तो 90 होगा, तुम्हारे जैसे हर कोई सोचता है। अगर सीधी लाइन बन रही है तो एक टेंजेंट ये गया, एक टेंजेंट ये गया बीच का एंगल, तो कैसा बनेगा बताऊंगा अभी। ये समझ में आया? याद रहेगा? नहीं रहेगा? हाँ ठीक है, चलो। अब मैं फिर से वापस आ रहा हूँ, कहाँ पे था मैं, सरफेस एनर्जी, इसके रिस्पेक्ट में हमने डिफाइन कर लिया। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा बात मैं जब यहाँ पे हूँ ही, तो मैं एक और चीज तुमको बता देता हूँ। मैंने क्या किया, एक बकेट लिया,
रॉयस मेरी आवाज आ रही है यार? ये क्या चक्कर है? अब उसका छूट जाएगा फिर। अब देखो दूसरा, एक दूसरा बकेट ले रहा हूं। ठीक है, और मैंने क्या किया, इसमें पानी को भर दिया। या अभी रुक जाओ, ये कैपिलरिटी वाला ही फिनोमिना है। थोड़ी देर में हम इसको समझते हैं, पहले अपने टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं, नहीं तो अभी ये बहुत लंबा जाएगा। देखो ये मेरा मेरा मतलब रीजन था जो मेरा छूट गया था पुराना, मैं उसको यहाँ पे, ये क्या बना डाली तुम? अब मैं वापस आ रहा हूं अपने एक्सेस प्रेशर पे। हम लोग एक्सेस प्रेशर की बात कर रहे थे, है ना, कल की डेट में। इसमें कुछ दिक्कतें थी आप लोगों को कि सर ये जो एरिया, इस एरिया को आप क्यों ले रहे हो, क्या क्यों नहीं ले रहे हो। तो हमेशा ये बात याद रखो, मान लो हमारा एरिया ऐसा है, जबकि इस पे कुछ ऊबड़ खाबड़ इस तरह पेड़ पौधे बने हैं, पहाड़ है, तो हम जब एरिया या प्रेशर की बात करते हैं ना, तो इस सरफेस के रिस्पेक्ट में करते हैं। उसको उसको हम नहीं मतलब कंसीडर करते, हम कहते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में ये प्रेशर अप्लाई हो रहा है और हम ऊपर जा रहे हैं, तो भाई जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्यों ग्राउंड लेते हैं? क्योंकि बेसिकली वही तो है ना, वही तो है ना। तो ऐसे ही इस पॉइंट में ये कितना भी हो, ये तुम्हारा कितना भी हो, लेकिन इसका जो मैक्सिमम एरिया है वो ये है, हम इसके रिस्पेक्ट में हमेशा लेंगे। हाँ हाँ बच्चे, हम ही पे लग रहा है क्योंकि हम उससे इतनी हाइट पे हैं, हम और हाइट पे जाएंगे तो हमारे ऊपर और लगेगा। हाँ कम लगेगा, लेकिन लगेगा। भाई वो क्या कर रहा है, वो अब इस टाइम पे ज्यादा लग रहा है, धीरे धीरे हम ऊपर जाएंगे तो वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, है ना। अच्छा एक बात बताओ, बबल देखा है ना, पानी में जब बबल जनरेट होती है तो नीचे के सरफेस पे, बहुत बढ़िया एक क्वेश्चन याद आ गया, बताओ मुझे इसका आंसर। ये रहा एक बकेट, और इस बकेट में मैंने यहाँ पे पानी इस तरीके से भर लिया। अब यहाँ पे इतना छोटा सा एक बबल जनरेट होता है, और ये बबल जैसे से ऊपर आता है ना, ये इतना बड़ा हो जाता है, यहाँ पे आके इतना बड़ा हो जाता है, ऐसा क्यों? जबकि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। कि मैं 9th क्लास के बच्चे से पूछूंगा ना तो वो बता देगा। कौन सा कोर्स? जी नहीं। हाँ अरे ये यार क्या बोल दिया तुमने, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं mg का कंपोनेंट, जो mg है भाई, कंपोनेंट नहीं आएगा, mg भी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो उसका इससे क्या वास्ता है? मैं तो पूछ रहा हूँ कि ये इसकी साइज क्यों बढ़ रही है? भाई mg बढ़ रहा है वो इसके वॉल्यूम की वजह से, ना कि mg के बढ़ने की वजह से इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। अभी सही नहीं सोचोगे। हिंट देता हूं, ऊपर जा रहा है इसका प्रेशर। अब सोचो। नहीं बोला। हट, प्रेशर का किसके साथ रिलेशन होता है? और और बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब नहीं सुना? बहुत मार मारेंगे हम। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी नहीं सुना? आइडियल गैस इक्वेशन। चलो यहीं पे आते हैं हम। पीवी इज इक्वल टू एन को जाने दो आरटी, अगर टी कांस्टेंट है तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसका पी प्रोपोर्शनल टू, दिस लॉ इज नोन एज बॉयल्स लॉ। प्रेशर की वैल्यू
बढ़ेगी तो वॉल्यूम, प्रेशर की वैल्यू घटेगी तो वॉल्यूम। तुम लोग यार 9th के बच्चे से पूछो आंसर दे देता है। ये 9th में बच्चे पढ़ते हैं, अभी यहाँ जो 9th में पढ़ रहे हैं उन लोगों से पूछता हूँ, ये बता देते हैं ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग खुद भी जानते हैं। नारायणा को मेरा सादर प्रणाम, ठीक है। नहीं तो नाम नारायणा है, लेकिन कोई नारायण वाला काम नहीं है यार। तुम लोग खुद भी कुछ पढ़ा करो। देखो यही चीज मैं तुम्हें समझाता हूँ, अभी भी समझा रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है ना, मेरे ऊपर डिपेंड मत हो। पहली बात तो अगर तुम मेरे ऊपर डिपेंड हो रहे हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। पका पका है कब तक खाओगे? आपकी खुद की भी स्टडी होनी चाहिए। तुम लोगों को किसी दिन 12th वालों के साथ बैठाना पड़ेगा। उन लोगों की जनरल नॉलेज तुम्हारे जनरल नॉलेज से बहुत ऊपर है। तो सर वो 12th में अभी हमारी भी हो जाएगी आते आते। बच्चे मुझे ना दिखाई नहीं दे रहा कि तुम्हारे हो सकती है। सर दिखेगी सर। दिखेगी मतलब ये छोटी छोटी चीजें, ये सब जो तुम नहीं बता पाते तो बताओ मैं क्या बोलूं। ये तो सिंपल सी बात है। अच्छा एक बात बताओ, चलो एक और। कभी तुम क्या कहते हैं, पानी को लेते हो, घर पे मग होता है ना, मग को उल्टा करके पानी में डालते हो। रुको कोई नहीं बोलेगा, वो जो एक ज्ञानी बाबा है अभी जो बोले हैं वो बोलेंगे दक्ष। जब हम मग को उल्टा करके पानी में डालते हैं तो नहीं डूबता, क्यों भाई बोलो? दक्ष यस सर। बताओ, छोटा बच्चा बता देगा ये। सर प्रेशर की वजह से। कौन सा प्रेशर वहां लग रहा है? प्रेशर की वजह से। अच्छा एक बात करो, चलो अभी नहाए तो नहीं होगे ना? नहीं सर। हाँ, आज नहाते वक्त प्रैक्टिकल जरूर करना। मग में को ऐसे सीधे सीधे डालना नहीं होगा। ऐसे जब टेढ़ा करोगे ना तो उसमें से बुलबुला निकलेगा और फिर वो नीचे चला जाएगा। और इसको एक्सप्लेन करना तुम कल, ठीक है, कि ऐसा क्यों हुआ, हुआ क्या इसमें। ये एक्सप्लेन नहीं होता सर, ये मैं रोज ही कर लेता हूँ, एक्सप्लेन नहीं होता ये। क्या होता है? मैं रोज ही कर लेता हूँ सर ये तो। रोज ही? अच्छा रोज कर लेता है, वाह। हाँ, तो जब एयर वॉल्यूम को सर ऑक्युपाई बॉयलेंट फोर्स लगता है। जब एयर वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर रखा है तो क्या पानी उसकी जगह ले सकता है? नहीं ले सकता। तो उसके लिए एयर को हमें मूव करना पड़ता है, तो हम उसको हल्का सा टेढ़ा कर देते हैं। तो एयर निकलती उतना पानी घुस जाता है, एयर निकलती उतना पानी। और सुनो, बहुत अच्छी बात बताई तुम। अब देखो तुमसे ही क्वेश्चन है। अब मैंने उसको हल्का सा टिल्ड किया, थोड़ी सी एयर निकल गई, थोड़ा सा पानी चढ़ गया, फिर सीधा कर दिया। अब खींचते हैं तो बाहर नहीं आता। अच्छा सर उसके अंदर प्रेशर आ जाता है सर। प्रेशर, भाई तुम लोग क्या बताएं, बहुत मासूम हो। मतलब कुछ नहीं आता है तुम लोगों को। ये छोटी छोटी चीजें मतलब हर कोई करता है। हाँ, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा और वैक्यूम क्रिएट होने से वो ऊपर नहीं आएगा। अच्छा हाँ, ये हमेशा वैक्यूम में भागता ही भागता है। तुमको किसी दिन वैक्यूम में पहुंचाएंगे हम। भाई पानी आएगा तभी तो एयर गई। हाँ, बंद नहीं कर दिया मैंने, सीधा कर दिया कि अब एयर नहीं निकल सकती, और फिर मैंने ऊपर क्यों खींचा? अच्छा तुम लोग कुछ नहीं जानते यार, बेकार हो। चलो आरएमडी प्रिंसिपल में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, आने ही वाला है। सर आंसर क्या है उसका? आंसर क्या है उसका? बच्चे यही आरएमडी प्रिंसिपल है।
देखा सर, फिर लैक ऑफ नॉलेज है, अच्छा, हमें बताया नहीं लेकिन गया। बच्चे इस चीज को एक्सप्लेन करना बहुत आसान है भाई, सीधी सी बात है। एक बात बताओ तुम, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, मैं उनके क्वेश्चन का आंसर दे दूं, तुम्हें भी आंसर मिल जाएगा। मैंने कहा कि तुम घर के अंदर चले गए, मैंने गेट बंद कर दिया, बाहर निकल के दिखाओ, होगा? बोलो। आपने बाहर से लॉक कर दिया क्या? मैंने बाहर से लॉक कर दिया, निकल हाँ, नहीं पाओगे? होगा। नहीं। निकल पाओगे? नहीं। निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, है ना? यस सर। अब देखो तुमने क्या किया, मग को ऐसे लिया, हल्का सा टिल्ड किया तो एक लिक्विड की सरफेस आ गई, उसके ऊपर एयर भरा हुआ है। अब एयर जब तक नहीं जाएगा वो ऊपर निकलेगा क्या? तो क्या लगाना पड़ेगा? क्योंकि एयर तो लॉक हो गई है पानी के सरफेस से। हाँ। यस सर। हाँ, देखो, हाँ, अभी रुको, जैसे ही क्लास खत्म होता है ना, एक जादू दिखाता हूँ तुम्हारे ऊपर ही। अब भाई तुम देखो, तुम आज गायब हो जाओगे, मैं तुम्हें आज गायब कर दूंगा। हाँ, तुम जानती नहीं हो किससे बोल रही हो, मैं सिर्फ फिजिक्स टीचर नहीं हूँ। हाँ हाँ। देखो, उसका इस मेरे क्वेश्चन से कोई वास्ता नहीं है। वो ओपन सरफेस, ये क्लोज सरफेस है, ठीक है? और अभी तुम्हें मैं, तुम बहुत किचकिच करती हो, आज से मामला ही खत्म। तो एहसान कर रही हो? नहीं, तुमने आज एहसान कर दिया, फर्स्ट सीट पे बैठी हो तो बात समझ में आई कि बबल, शांत, कोई बबल जब ऊपर की ओर जा रहा है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज क्यों कर रहा है? क्योंकि प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। और कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये जो आरटी का टर्म है वो एज अ कांस्टेंट, ये सब थर्मोडायनेमिक्स से। तो बच्चे, हमें नंबर ऑफ मोल से क्या मतलब है, जरा बताओ, हमें नंबर ऑफ मोल से क्या मतलब है? भाई वाटर का नंबर ऑफ मोल्स H2O से निकल नहीं आएगा, तो हमें उसका कोई वास्ता है यहाँ पे? वो तो कांस्टेंट ही होगा कि बदल जाएगा। तो क्या हुआ? कोई फर्क नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स तुम H2O का ही काउंट करोगे कि एयर का भी करोगे? क्यों करोगे भाई, उसका इससे क्या वास्ता? ले, गजब बात कर दिया तुमने, वो तो बबल ही नहीं रह गया भाई, उसको बबल क्यों कहते हो? सिर्फ एयर नहीं है, एयर सेपरेट कर रहा है वो उतने पार्ट को, लिक्विड को, वो बिकॉज ऑफ प्रेशर, तब वो ऊपर बढ़ रहा है। अगर वहां पे तुम कह रहे हो मिक्सचर है, तो उसके अंदर एयर ड्रॉप होंगे, वाटर ड्रॉप होंगे, ऑक्सीजन होगा, एच होगा, सब होगा, जबकि वो तो एयर है जिसे बबल बोलते हैं, वो कहां से मिक्सचर हो गया? उसका इससे कोई वास्ता ही नहीं, वो तो कांस्टेंट होगा भाई, वो कहाँ चेंज होने वाला है? हम उस पूरे को कांस्टेंट ले सकते हैं भाई, कुछ नहीं, हम कह रहे हैं एक मोल में बताओ H2O में, H2O के एक मोल के एलिमेंट में कोई चेंज आएगा कभी भी? नहीं आएगा। यार केमिस्ट्री क्या पढ़ते हो तुम लोग? पहला चैप्टर है मोल, उसमें ये सारी चीजें पढ़ाई गई हैं तुम्हें 11th के। नहीं, मोल के बारे में, मोलरिटी, तब उसके बाद ऐसी बातें कर रहे हो कि सर वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हद होती है। अगर अभी थर्मल में बोले ना तो पिटबो करेंगे हम, क्योंकि थर्मल तो पूरा का पूरा यही है, मोल्स पे डिपेंड करता है। कहीं हम एन को इग्नोर नहीं करने वाले, एन के साथ चलने वाले हैं, वहां भी एन कुछ नहीं करेगा, क्योंकि हर जगह एक मोल की बात करेंगे। भाई एक मोल में कितने पार्टिकल?
काउंट किए हो कभी? 10 to power 23 काउंट कर सकते हो? अनकाउंटेबल है। तो आया कैसे? बताया था मैंने कि कैसे आया ये। कभी कोई नहीं काउंट कर सकता, लेकिन तो आया कैसे ये नहीं बताया था। अप्रोक्सीमेशन है ये, प्रोबेबिलिटी है ये। जब तुम परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ोगे ना, अभी पढ़ा नहीं होगा एनसीआर, तो समझ में आएगा कि क्या होता है ये। वहां प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो ये वही है, वहीं से इतनी बड़ी नंबर हम निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम निकाल ही नहीं सकते हैं। आई बात समझ में? चलो कोई बात नहीं, हम वापस आते हैं। तो हमने क्या किया, मैं एक बार फिर से याद दिला रहा हूं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक वाटर ड्रॉप लिया। ये क्या है आपका? वाटर ड्रॉप है। इस वाटर ड्रॉप के एक एरिया को मैंने इस तरीके से सेपरेट कर दिया, उसके प्रेशर इन प्रेशर आउट को काउंट कर लिया, है ना। और ऐसा करके मैंने एनएलएम के इक्वेशन से दोनों को इक्वेट कर दिया जब ये इक्विलिब्रियम में था, और जो इक्वेशन बनी उससे हमें एक्सेस प्रेशर की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, अब देखो ये तो था किसके लिए? ड्रॉप के लिए। अब मैं आ रहा हूं बबल के लिए। एक्सेस प्रेशर इन सोप बबल, क्यों इंटू 2 हो जाएगा है? बस ऐसे ही। अच्छा ठीक है, देखते हैं। देखो हमने कहा ये है हमारा सोप बबल, ठीक है। इसके अंदर का प्रेशर पी इन, बाहर का प्रेशर पी ओ, जबकि इसका रेडियस कैपिटल आर। फिर से क्या किया, इसको इस तरीके से मैंने कट किया, और कट किया तो मुझे एक ऐसा ही सरफेस फिर से मिला, लेकिन वो कुछ ऐसा था। अब बताओ सोप बबल के कितने सरफेस? 2 सरफेस। तो ये अंदर वाला नीचे का है, बाहर वाला बाहर का है, ठीक है। ये बन गया हमारा हेमिस्फीयर। इस साइड काम कर रहा है पी इन, इस साइड काम कर रहा है पी ओ। तो हम कह सकते हैं इसका जो रेडियस है आर है। तो क्या मिलेगा हमें? इधर से मिलेगा पी इन इंटू पाई आर स्क्वायर, इधर इधर, इधर से आ रहा है पी ओ इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान दो, इसके इस सरफेस पे, ये वाला जो सरफेस है, इस पे कितना फोर्स लग रहा है? टी इंटू 2 पाई आर। और इस पे कितना लग रहा है? सेम। तो T इंटू 2 पाई आर प्लस T इंटू 2 पाई आर मिलके कितना बना? 4 पाई आर इंटू टी। कितना बना? T इंटू 4 पाई आर। किधर की ओर लगेगा? इस साइड, मतलब ये रहा T इंटू 4 पाई आर। अब चूंकि ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, तो इन दोनों को आपस में कैसे होना होगा? इक्वल होना चाहिए। तो P इन इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू T इंटू 4 पाई आर प्लस PO इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये कट गया, पाई 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 कट गया, आपको मिल गया P इन इंटू आर इज इक्वल टू PO इंटू आर इज इक्वल टू 4T। तो क्या मिल जाएगा हमें? P इन
माइनस PO इंटू R इज इक्वल टू 40। इसका मतलब P एक्सेस is equal to P in minus PO means 40 upon R। तो बच्चे ये सीधा सीधा एक्सप्रेशन आपके एग्जाम में आया हुआ है, नोट कर लीजिए। एक्सेस प्रेशर का मतलब हुआ प्रेशर डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू इनसाइड आउटसाइड। भाई कॉनकेव सरफेस का मतलब क्या हुआ, प्रेशर डिफरेंस जनरेट हो रहा है ना, उसी को निकालना है। नहीं होता है कभी भी, कौन सा सोप बबल तुम्हारा इस तरीके का होता है, कभी नहीं होता, कोई सोप बबल नहीं होता। उसका हम लेंगे ही नहीं, वो यार कभी इस तरीके के फिनोमिना करेगा नहीं, उसके अंदर एक्सेस प्रेशर तो ना होगा। अगर ये थिक हो गया दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो फुटबॉल बन गया, सॉलिड बन गया, लिक्विड तो रह ही नहीं गया। क्या चीज इनके बाद पाई इंटू, ये इंटू है, भाई प्रेशर इंटू एरिया फोर्स। फोर बाई आर कहाँ लिया है मैंने? अच्छा वहां पे भाई वो सीधी सी बात है, दो सरफेस है तो एक का 2 पाई आर दूसरे का 2 पाई आर, तो कितना हुआ 4 पाई आर। भावु गया क्या? डन। अब इसका एक और मेथड है, कल हम लोगों ने बात की थी, वो भी बता देता हूँ। एक्सेस प्रेशर बच्चे ये मटेरियल पे नहीं डिपेंड करता, फिर से वही अभी इसी की बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजों के लिए होता है, एक तो आपका सोप सोल्यूशन या तो वाटर ड्रॉप, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। हाँ तुम्हारा मिक्सर फिर से हो रहा है? भाई मुझे कोई नॉलेज नहीं है इसकी कि फिर से हो रहा है। भाई देखते हैं, अभी मेरे पास तक नॉलेज नहीं आई है। हम्म। तो मिड टर्म दोबारा क्या क्यों ने? अच्छा 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 अच्छा, ओके। भाई अब मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता, तुम लोग जानो और सर जाने।
हाँ नहीं मतलब अब जो भी कह लो, तो सबके हो रहे हैं, तुम तो बच जाओगे, तुम भी बच जाओगे कैसे? ओके। लेकिन यार तुम राइटिंग ठीक करो, तुम बहुत परेशान हो जाओगे 12th में। तुम अभी से पहली बात तो तुम्हारे गुस्सा जाते हैं। हाँ हाँ, तो मैंने तो जानबूझ के नहीं काटा, मैं मतलब चेक नहीं किया। हाँ भाई, बोर्ड में भी ऐसे ही होता है, वो अपना दिमाग थोड़ा खराब करेंगे। भाई उनको क्या मतलब है, तुम मान लो क्लेम भी कर दोगे कि मैंने तो सही लिखा है, क्लेम कर दिया, तो ये कहेंगे कैसे लिखा है, मैं नहीं पढ़ पाया। हाँ भाई, उनकी तो ना गलती है, तुम अब अपनी तरफ से लिख दे रही हो, तुम्हें पता ही नहीं है। भाई सीबीएसई के सीधे सीधा वो है, रूल्स है कि आपकी नीट क्लीन होने चाहिए, आपके स्टेप्स ज्यादा ना हो। आप ज्यादा थ्योरी मत लिखो, कोई बात नहीं चल जाएगा, लेकिन नीट और क्लीन होना चाहिए। तभी तो मैं बोल रहा हूँ, तभी तो ये बात बोलते हैं कि भाई कैसे लिखा है। और नहीं बढ़ते भाई, मुश्किल से 5% 10% बच्चे होते हैं जिनका होता है, जितने लोग री इवेल्युएशन कराते हैं। बाद में कॉपी ऐसे ही पहुंच जाती है और कुछ नहीं होता है। डन। चलो इसका एक और मैथड देखते हैं। बेटा मैंने बोला भी मुझे नॉलेज नहीं है, पहले मैं पता कर लूं क्या है, फिर मैं। नहीं पूरा क्यों आएगा, वो तो हाफ आएगा, एक टर्म तो खत्म। हाँ बेटा मेरे हाथ में नहीं है वो ना, आप या तो मनोज सर से कहो या फिर भावना मैम से कहिए। आप जो भी आपको प्रॉब्लम है या फिर जो आप बात पहुंचाना चाह रहे हैं। भाई तब मत बोलो। वाह भाई, मतलब मेरे से ही कोई नहीं डरता, बाकी आप किसी से डरता है? नहीं ठीक है अच्छी बात है। हाँ भाई क्यों डरना है भाई, क्यों डरना है, बोलो। हम्म। भाई आज जो है ना, ये लड़का नहीं, इसकी आत्मा ना तुम्हारे अंदर घुस गई है, दक्ष की, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ हाँ, अब देखो मान लो ये एक आपका लिक्विड ड्रॉप है, ठीक है, लिक्विड ड्रॉप है, तो अंदर इसके क्या होगा, वाटर फिल होगा, वाटर फिल होगा तो सरफेस पे कहीं ना कहीं एक प्रेशर लगाएगा। उस प्रेशर, और क्यों लगाएगा, क्योंकि अंदर का प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा, कॉनकेव है। तो हमने मान लिया कि ऐसा करने के बाद इसका सरफेस थोड़ा सा एक्सटेंड कर गया। अब देखो यही सारी थोड़ी सी बेवकूफी वाली चीजें होती हैं। उसके अंदर मैंने ये प्रेशर दिखाया है, ठीक है, इस प्रेशर, इसका रेडियस था आर, और ऐसा करने पे ये थोड़ा सा रेडियस चेंज हो गया डेल्टा आर में। क्या? हाँ ऐसा होता है, बिल्कुल होता है भाई, टूटता नहीं है तभी तो। भाई सीधी सी बात है, अंदर का प्रेशर ज्यादा है तो वो थोड़ा सा तो एक्सपेंड करेगा। हाँ हाँ, तो
इसी बात को लेके अब तुम ये बताओ, अंदर घुस के देख सकते हो पहले कितना था अब कितना हो गया? नहीं, ये माना गया है कि अगर एक्सेस है वो थोड़ा सा उसको एक्सटेंड करेगा ही करेगा, तब जाके वो कहीं पे फिक्स होगा। नहीं बच्चे, उसमें अगर एक्सेस होगा ना तो ड्रॉप टूट जाएगी, ये उसकी लिमिटिंग केस है, इसके बाद नहीं हो सकता, ठीक है? अदरवाइज तब तो ये चलता ही रहेगा, पता नहीं कब तक तुम चलाओ। तो अगर मैं, हाँ हाँ, तो अगर इनिशियल एरिया की बात बोलूं मैं, ए इनिशियल तो कितना है 4πr²। अगर मैं फाइनल एरिया की बात करूं तो कितना हो जाएगा 4πr प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर। दैट मीन्स 4πr² प्लस डेल्टा आर प्लस 2r इंटू डेल्टा आर, ठीक है? और ये भी स्क्वायर है, तो यहां से मिल गया 4πr² प्लस 4π डेल्टा r² प्लस 8πr इंटू डेल्टा आर। अब बच्चे ये जो टर्म देख रहे हो, ये बेसिकली डेल्टा आर का जो ऑर्डर होता है ना, डेल्टा आर का जो ऑर्डर होता है 10⁻⁻² का होता है, इतना छोटा सा चेंज आता है। तो इसका स्क्वायर करोगे तो और छोटी हो गई। दैट मीन्स इस टर्म को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है बहुत छोटी है, उसका स्क्वायर हो गया तो और भी छोटी हो गई, है ना? तो हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 4πr² प्लस 8πr इंटू डेल्टा आर। 4πr डेल्टा r² कैन बी नेग्लेक्टेड। तो ये मिल गया हमें चेंज इन एरिया डेल्टा ए। अब नहीं, ये मिल गया हमें AF की वैल्यू, सॉरी फाइनल एरिया की वैल्यू, ठीक है? तो अगर मुझे इसमें फोर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों का प्रेशर मिल जाएगा, F से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों का प्रेशर मिल गया। लो भाई, तो चेंज इन एरिया निकाल लेते पहले। चेंज इन एरिया कितना बताओ, 4πr², 4πr² कैंसिल आउट, तो क्या बनेगा 8πr इंटू डेल्टा आर। नोट करिए, मैंने कुछ नहीं किया है बच्चे, दोनों का दोनों एरिया निकाल के कितने एरिया का चेंज हुआ वो निकाल दिया AF माइनस AI से, और मैंने कुछ भी नहीं किया है। इंटू टी कर देंगे यार, डन। डन, इसका मतलब अगर एरिया का चेंज हुआ, बताओ ये चेंज बढ़ रहा है एरिया में या कम हो रहा है? बढ़ रहा है, और एरिया बढ़ता है तो उस एरिया के पास क्या स्टोर होती है, सरफेस एनर्जी। तो इसके पास सरफेस एनर्जी कितनी हो जाएगी, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, सरफेस टेंशन T मल्टीप्लाई बाई इंक्रीज इन एरिया। इसका मतलब P इंटू 8πr इंटू डेल्टा आर, इक्वेशन 1। इतना सरफेस एनर्जी इस सरफेस में स्टोर हुई। अब ये क्यों हुई भाई, वर्क हुआ होगा तभी तो उस वर्क की वैल्यू निकाल लेते हो, कहीं ना कहीं वो वर्क इस सरफेस एनर्जी के इक्वल होगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट।
और फोर्स क्या होता है? प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो प्रेशर P ही है, एरिया कितना? एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। कितना डिस्प्लेस हो रहा है? डेल्टा आर। ठीक है, अब दोनों को इक्वेट कर देते हैं। और यही प्रेशर क्या होगा? यही प्रेशर कहीं ना कहीं एक्सेस प्रेशर होगा, जो कि जिसकी वजह से ये एक्सटेंड किया। तो आपको क्या मिल जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी। मतलब क्या मिल गया आपको? P एक्सेस इंटू 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई डेल्टा आर इज इक्वल टू T इंटू 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर। तो डेल्टा आर से डेल्टा आर कट दिया, आर स्क्वायर ये काट दिया, पाई को पाई काट दिया, 4 2 जा चला गया, तो 2T बाई आर। तो यहां से हमें क्या मिल गया? P एक्सेस इज इक्वल टू 2T अपॉन आर। अब बच्चे, जब हम, ये किसके लिए था? वाटर ड्रॉप के लिए। जब हम सोप के लिए आएंगे तो यहाँ पे ये जो आया है, ये इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। हाँ 16 हो जाएगा, बाकी पूरा प्रोसेस सेम। ठीक है, तो वहां पे क्या आ जाएगा? 4T अपॉन आर। बस इतना सा है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी है, दिख ही रहा होगा। सीबीएसई में हाँ आती है, लेकिन बच्चे 12th में आपको क्या मतलब है? 12th के डेरिवेशन से मतलब होगा, यहाँ के डेरिवेशन का आपको क्या मतलब? आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए सर। डन। आर एस कह रहे गुम जाते हैं। वाह, तो जाते कहाँ हैं? पेजेस के बीच में कहाँ चले जाते हैं? हाँ हाँ 110%, कोई इसमें दो राय नहीं है। ये सब हरकतें उसी की होती है। अब देखो एक क्वेश्चन है आपके लिए, करना आपको है, मुझे नहीं। निमैट कर दो, तो मैं अकेला हूं। थैंक यू, आप कितने अच्छे हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक, चलो मैं समझा रहा हूं, समझो। एक मान लो ये बबल है, वाटर ड्रॉपलेट है, वाटर ड्रॉप है, जिसका रेडियस कैपिटल आर है। इसको तोड़ने पे, इसको तोड़ने में, इसको तोड़ के एन ड्रॉप बनाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? बताओ। हाँ, ये क्वेश्चन है। कहाँ देखा था? अच्छा हाँ, उसमें है, बिल्कुल 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 कर डाला है। बताओ तब, आंसर बताओ।
बच्चे वो थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा अलग है, वो एक दूसरी तरीके से, ये मैं दूसरी तरीके से बताऊंगा। भाई तुम लोग भी घर जाके देखते हो जो भेजता हूँ? मैंने कल कुछ भेजा था, कौन सा पीडीएफ? हाँ, उसे देखना नहीं, उसे पढ़ना है। ये देखो भाई साहब, अब देखने जा रहे हैं। हम्म, हाँ, कल के टेस्ट में इलास्टिसिटी आएगा। हम्म, नहीं बच्चे, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन कैसे निकलेगा? चेंज ऑफ सरफेस एनर्जी। पहले अभी इसका सरफेस एनर्जी निकाल लो, निकल आएगी। देन एंड ड्रॉप की सरफेस एनर्जी निकाल लो, जितना डिफरेंस हुआ उतना ही तो काम करोगी, है कि नहीं? हम्म, बच्चे मूव कर रहा है ना? भाई तोड़ रहा है ना? तो क्या हुआ? आया? देखो बहुत सिंपल सी बात है, इस पॉइंट पे इसकी एनर्जी कितनी होगी? मान लो इसका सरफेस टेंशन आपका T है, तो एनर्जी की वैल्यू T इंटू एरिया। चलो मैं थोड़ा बहुत कर रहा हूँ, T इंटू 4 पाई r², यही तो है ना इनिशियल एनर्जी। अब फाइनल की बात देखते हैं, कितना आया? नहीं बच्चे, गलत है। तो फाइनल क्या है? मान लो ये टूट के छोटे छोटे ड्रॉप में इस तरीके से एन ड्रॉप में टूटता है, जिसका रेडियस है स्मॉल आर। तो एक ड्रॉप की एनर्जी कितनी? एक ड्रॉप की एनर्जी कितनी? तो आप बोलोगे सर T मल्टीप्लाई बाई 4 पाई r², है कि नहीं? इतनी तो इनटू एन। भाई एक की इतनी तो पूरे की
इतनी हो गई। अब आपको आर और आर में रिलेशन पता है क्या, वॉल्यूम तो सेम होगा ना, तो आप कह सकते हो 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू n 4/3 पाई आर क्यूब। तो भाई ये कट गया, ये कट गया, यहां से आपको मिल गया, किसमें निकाले, आर में निकाल लेते हैं चलो। तो r इज इक्वल टू n टू पावर 1/3 इंटू आर। तो हम कह सकते हैं r इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन n टू पावर 1/3, है ना, बिल्कुल है। तो इसकी जगह वैल्यू पुट करो, तो आपको क्या मिल गया, t मल्टीप्लाई बाई n इंटू 4 पाई r स्क्वायर अपॉन n टू पावर 2/3, और n टू पावर 2/3 में से n जाएगा तो n टू पावर 1/3, तो t इंटू n टू पावर 1/3 इंटू 4 पाई r स्क्वायर। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, दिस एनर्जी SF माइनस SI, इसका मतलब n टू पावर 1/3 माइनस 1 इंटू t इंटू 4 पाई r स्क्वायर। n कहाँ है, कैसे पुट कर दी n टू पावर 1/3 की वैल्यू, अच्छा वहां से अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मैंने वो नहीं देखा था, मैंने सिर्फ आंसर चेक किया था। अब देखो एडवांस का क्वेश्चन बन गया यहाँ से। अब जो आगे मैं बोलूंगा, जहां मैं पहुंचाऊंगा तुम्हें, दम कुछ नहीं है, लेकिन सोच का फर्क है सिर्फ। अब मैंने तुम्हें बताया था जब ड्रॉप को ड्रॉप से मिलाओगे तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है, कितना चेंज होगा वो नहीं समझ में आएगा क्योंकि वो एक अलग चीज है। हाँ तो मैं बता रहा हूँ क्या था वो। बच्चे होता क्या है कि किसी भी मटेरियल पे जब हीट देते हो ना, तो उसकी हीट दो चीजों पे डिपेंड करती है। पहला, उस सिस्टम का मास कितना है, मतलब Q प्रोपोर्शनल टू हीट का एनर्जी या वर्क डन, तो Q प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द सब्सटेंस M, एंड कितना टेम्परेचर का चेंज हो रहा है उस वर्क को करने पे, मींस डेल्टा T। तो Q प्रोपोर्शनल टू Q हीट। हाँ भाई, नहीं एक बात नहीं है, मैंने किसी सब्सटेंस को हीट दिया तो वो डिपेंड करेगा उसके मास पे, सबसे पहले कि मास कितना है, दूसरा डिपेंड करेगा उसका टेम्परेचर कितना रीच कर रहा है, इन दोनों फैक्टर पे। तो इनको हम जब आपस में मिलाते हैं ना तो ये बनता है ms डेल्टा T, जहां पे ये होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस। जैसे वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 होती है CGS में, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हमें कुछ नहीं, बस ये जितनी हीट जिसकी वजह से ये मिल रहा है हमें, इसको इसके इक्वेट कर दो। मतलब अगर मुझे डेल्टा T चाहिए तो मैं बोलूंगा n टू पावर W इज इक्वल टू n टू पावर 1/3 माइनस 1 इंटू T इंटू 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू MS इंटू डेल्टा T। अब S की वैल्यू आपको पता होगा, ये गिवन होती है वैल्यू, मास गिवन होगी, ये आपने निकाल रखी है, डेल्टा T नहीं निकल आएगा। स्पेसिफिक हीट कोई अभी मत जानो क्या होता है, स्पेसिफिक का मतलब जानती हो क्या होता है, दो तरीके की हीट होती है, एक होती है लेटेंट हीट, एक होती है स्पेसिफिक हीट। हिडन, हाँ, स्पेसिफिक मतलब जिसकी वजह से उसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है, हम कह रहे हैं हाँ, यस एग्जैक्टली, लेकिन इसके अलावा भी इसकी कुछ मीनिंग है। ये तो तुमने न्यूमेरिकल वाइज बात बता दी कि कब हमें एस यूज करना है, कब हमें एल यूज करना है, कब स्पेसिफिक कब लेटेंट, तुम इस तरीके से बता रहे हो कि क्यों हीट है बच्चे।
तो ये चीज पढ़ेंगे, अभी इतना नोट कर लो। इतना नोट कर लो, ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस तरीके के। ठीक, निकल आएगा। अब एक और क्वेश्चन पूछता हूं तुम लोगों से। हम्म, बबल के ऊपर बबल बनते देखा है ना? बताओ फिर। अरे, अब जाना, अभी घर जाओगे तो हाथ तो धुलोगे ना सोप सोल्यूशन से? तुम्हें उसी बबल में डाल के ना उड़ा दूंगा, बता दे रहा हूँ। हाँ? अरे यार जाने दो, इसके मम्मी यहाँ पर बेचारे कैसे रहेंगे, किसे छोड़ेंगे फिर सुबह सुबह यहाँ पे? हाँ, टोक्यो? टोक्यो? भाई साहब यार, तुम लोग तो अल्टीमेट इंसान हो। हाँ? अब तो कुछ दिन बाद में लग रहा है अफगानिस्तान भी आ जाएगा, कोई कोई चीन भी आ जाएगा। अरे चीन तो मेरे कुत्ते का, पाकिस्तान रख दिया, पाकिस्तान में कुत्ते का नाम है राम प्रसाद। क्या रख दो? अच्छा, हर कोई शुरुआत में छोटा ही होता है। भाई मेरी नॉलेज नहीं है इस मामले में, बिल्कुल जीरो है। वो वाला तो नहीं है, कौन सा वाला ये है? हाँ? नहीं, चाइना वाला जिसकी कटिंग भी कराते हैं लोग, वो छोटे से बैग में लेके चले तो वो निकल आता है बाहर, मुंह दिखाता है। पमेलियन का एक दूसरा वर्जन। भाई साहब, है टोक्यो ये। है काय को? नहीं, गुड़गांव रखती ना। देखो टोक्यो वाले ना केस ना कर दे, ये बात ध्यान रखना। हाँ, भाई कुछ भी रखना, लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा। मुझे डॉगी नहीं दिखते, मुझे इंजेक्शन दिखता है, मेरी तरफ आ रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ? ना ना ना, मुझे सबसे इस उससे तो मैं बच जाऊंगा। हाँ हाँ भाई वो, हाँ हाँ, स्ट्रीट डॉग से मैं बच सकता हूँ। ना 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 भाई, मैं तुम्हारे घर जिंदगी में नहीं आ सकता, इतना समझ लो।
भाई वो तो नया आदमी देख के तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा, तो फिर कौन सा स्ट्रीट डॉग जो ना चढ़ेगा ये बताओ, वो तो खुद डरा रहेगा कब मार दे मुझे। तो वो उससे तो सुरक्षित है, लेकिन ये जो घर में पलते हैं ना इनसे नहीं सुरक्षित है। यस सर। वो देखो भाई, कहाँ चले गए थे तुम अभी? सर मैं तो यही था। यार नहीं लगेगा बात अलग है, लेकिन डर तो है ना, डर बड़ी चीज है। हाँ हाँ, वो तो धड़कनें जो हमारी बढ़ती है ना। अब देखो, आजा छोड़ो, एक बात बताओ आपके, मैं थोड़ा सा हिंट भी देता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना समझ लो। मैंने ऐसा बनाया है, दिख नहीं रहा है ये? अच्छा, ये अब ठीक है। एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये हो गया, और एक सरफेस के बीच में बनाता हूँ ए बी सी। बताओ कौन सा सरफेस सही है? मतलब इनके बीच में जब बबल बबल पे आते हैं तो कौन सा सरफेस सही होगा इन तीनों में? ए। अच्छा भाई, भाई दो बबल का इंटरफेस इन तीनों में से कौन सा होगा? हम्म, बनाता है हैं? तुमने देखा ही नहीं फिर, वो डेली करती है। हम्म, हाँ फ्लैट भी मैंने बनाया है, वो होगा बी होगा, ज्यादा तो फ्लैट होता है। अच्छा, वह जब देखे नहीं हो तुम कैसे बोल सकते हो? हाँ, बी नहीं होगा, थोड़ा फिजिक्स भी लगा लो, इमेजिन करने की जरूरत। ए है, अच्छा ठीक है। तुम बताओ भैया, वजीर के मालिक सी। सी, मैं बोल रहा हूं इन दोनों बबल के बीच का जो इंटरफेस बनेगा इन तीनों में से कौन सा बनेगा, ए बी या सी? इंटरफेस या सीधी सी बात है, बीच में कोई एक दायरा बनेगा ना, ऐसा ऐसा। भाई एक बबल के ऊपर दूसरा बबल रखा है कि इसके ऊपर ये बड़ा वाला बबल रखा है, आखिर है क्या? तो बीच का जो सरफेस बनेगा उन दोनों बबल के बीच का, वो कैसा बनेगा इन तीनों में से? ए बनेगा, रेडियस ज्यादा है। तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम बहुत बुद्धिमान हो, हम समझ गए। बात इसकी नहीं, एक्सप्लेनेशन की है। तो खैर मैं अभी उस पर नहीं आऊंगा। हाँ तुम बताओ अनन्या, दिमाग की बत्ती नहीं जली? निशिका, कॉनकेव तो दोनों तरफ है। अरे यार, कब मैंने बोला कि कॉन्केविटी पे ये चीज डिपेंड करेगा? जब तो तुम्हारे पास सारी नॉलेज है फिर भी तुम ऐसी बात कर रहे हो। वो तब था जब तुम्हें प्रेशर नहीं पता, अब तो तुम्हें प्रेशर पता है, एक्सेस प्रेशर। बताओ दोनों तरफ का रेडियस किसका बड़ा है? R2 का रेडियस बड़ा है, तो प्रेशर उधर का? तो किधर का प्रेशर बड़ा? छोटे का। तो उधर का प्रेशर बड़ा, तो कौन सा बनेगा एबीसी में? देखो, इस पे लगने वाला एक्सेस प्रेशर P इज इक्वल टू 2T अपॉन R1, 4T अपॉन R1 है कि नहीं? इस पे लगने वाला प्रेशर, इसको मान लो P1 है, P2 इज इक्वल टू 4T अपॉन R2। तो आपको पता है कि R2 इज ग्रेटर देन R1, इसका मतलब P2 इज लेस देन P1। इसका मतलब जो सरफेस बनेगा वो कैसा बनेगा?
समझ में आई बात कुछ? निशिका ऐसा बनेगा, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 नहीं होगा। भाई ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर देख रहे हो ना, ये R1 नहीं होगा। तो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, उस डिफरेंस के बराबर होगा। तो मुझे इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू बताओ। R कैपिटल R बोलता हूं, चलो इसको तो दिमाग लगाओ। इस कैपिटल R की वैल्यू बताओ। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके मेंस का, एडवांस का, दोनों का है। कोटा फैक्ट्री पहले देखिए, कुछ कुछ देखा है। अच्छा नहीं पता, नहीं नहीं यार, सी वाला सही है, सी वाला ही तो बन रहा है। नेचर देखो जरा, है ना? लेकिन अब उस सी का रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ। हिंट मैंने अपनी बातों में दे रखा है कि क्या होगा, कैसे निकलेगा। R1, अच्छा ठीक है। कैसे? हाँ सही है, बिल्कुल सही है। तो 1/R1 - 1/R2 इज इक्वल टू 1/R। 110% तुमने सही काम किया है। इसीलिए कहता हूँ पेन चलाया करो, दिमाग नहीं। पेन चलाओगे हमेशा सही पाथ पे पहुंचोगे, दिमाग चलाओगे तो कई बार भटकोगे जरूर। हाँ हाँ, R2 - R1 आएगा। हाँ ऊपर R1 R2। क्वेश्चन टफ था क्या? बस समझ रखना था, है ना? हाँ हाँ, तो वही तो प्रेशर होगा। एक्सेस प्रेशर ही तो प्रेशर हुआ, रियल प्रेशर जो वर्क कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर। हाँ, जिसकी वजह से ये इस स्फेरिकल शेप में है। अब देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मजेदार बहुत मिलेंगे इसमें, अब मजा आ रहा होगा ऐसे क्वेश्चन देख के। और जबकि ऐसे चुटकियों में सॉल्व हो जाए तो सिर्फ समझ आए, समझ का फेर हो। दक्ष, दक्ष, यस अच्छा बैठा है लड़का, ठीक है। भावुक भी है? अच्छा दक्ष और देवी है। तुम ऊपर वाला वो ओपन करो जो डबल है, हाँ इसे, ठीक है। बस रहने दो रहने दो। तो कैसे निकला? हाँ भाई सीधी सी बात, तो बबल है, टेंशन का कोई रोल ही नहीं होने वाला है यहाँ पे ना। भाई दोनों एक ही सोल्यूशन का है, ऐसा नहीं है कि तुमने एक हेड एंड शोल्डर शैम्पू ले लिया और दूसरा क्लिनिक ले लिया और फिर तुमने उसको मिलाया है, ऐसा नहीं कह रहा है ये। ठीक है, एक ही शैम्पू के दोनों बबल है। ओके, तो क्या बनेगा? ये बनेगा, बड़ा कौन है? ये है ना, 40/R1 - 40/R2 इज इक्वल टू 40/R। तो ये सारे कैंसिल आउट। तो R इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे?
R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें मिल गई, जो ये नया बना। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। लोग बबल पे और भी कई क्वेश्चन है ऐसे सिमिलर है, तो वो सब करेंगे हम लोग बाद में। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, नोट कर लिया। अब वापस आ रहा हूं मैं एंगल ऑफ कांटेक्ट पे। डन, चलो आते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। देखो कितनी मजेदार थ्योरीज मिलती है इसमें यार। ये तो अच्छा, एक मिनट मैं पूछ कर रहा हूँ, कोई छोटी सी ट्यूब होगी, मुझे जरा ये देना। ये दोनों तरफ से ओपन नहीं होगा क्या? किसी की पेन ऐसी है जो दोनों साइड से ऐसे ओपन हो जाए, बीच में ये ट्रांसपेरेंट हो? चेक करो। हाँ हाँ हाँ, रहने दो रहने दो रहने दो। वो तुम्हारे में तो ये रेड है ना, उसमें नहीं है। हाँ हाँ, निकाल के पूरा वो दो मुझे। ये हुई बात। अब एक काम करो जरा, इसमें जो पानी ले आओ भर के। अब देखो तुम लोगों को मैं जादू दिखाता हूँ। हाँ नहीं, वो तो उसको ऐसे ही बोल रहा था। जादू होता है, लेकिन वो जादू नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं इल्यूजन होता है। लेकिन ये जादू है जो मैं बताऊं, ये फिजिक्स का जादू है। हाँ? भ्रम। मिराज देखा है कभी? मिराज नहीं देखा? अरे रोड पे गर्मियों में जब चलते हो तो लगता है सामने पानी है, पहुंचते हो तो पानी मिलता ही नहीं है। हाँ धूप में, मई जून की गर्मियों में हमेशा होता है। वेरी गुड, थैंक यू। अब देखो, मैंने इस पानी में इसको ऐसे डिप किया, अब जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, वो उठ उठ आप लाए हो? उठ के यहाँ आए और ऊपर से देखे कि पानी का सरफेस इसमें ऊपर हुआ है कि नहीं। एक एक करके आओ। जो ये है, जो रॉड है, उसमें पानी की लेयर, जो मेन लेयर है उसके ऊपर है। हाँ मतलब देखो देखो देखो, दिख रहा है? जो पानी का सरफेस है उससे ऊपर की ओर, इसके अंदर सरफेस देखो ऊपर होगा, है ना? है ना? ऐसा क्यों है? यही है आपकी कैपिलरिटी। हमेशा ऊपर रहेगा। अभी मैं इसको और पतला ले आता, जैसे रिफिल होती है, रिफिल अगर खाली हो उसको ले आओ, वो और ऊपर तक चढ़ जाएगा। इस फिनोमिना को कहते हैं कैपिलरिटी। लीजिए जनाब, धन्यवाद आपके पेन का। ठीक है, तो मैं इसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, समझो क्या हुआ। खाली रिफिल थी? अच्छा नहीं थी, चाहिए? अरे नहीं नहीं नहीं, अब बस मुझे यही चीज दिखाना था, मैंने दिखा दिया। आप लोग घर पे ये काम करते तो कोई बहुत अच्छा, छोड़ो। पेड़ देखा है? पेड़, कोई बात नहीं।
भाई मुझे जो चीज समझाना है ना मैं ऐसे ही समझा सकता हूँ, इसलिए मैं अपने मुताबिक पेड़ बना रहा हूँ। खैर ऐसा होता है पेड़, ऐसा नहीं है कि अपने मुताबिक बना रहा हूँ। अब देखो मैंने क्या किया, कभी आज तक तुम लोगों ने इस पेड़ के पत्तियों पे पानी डाला है? कभी इसके रूट्स में पानी डालते हो कि पत्तियों पे पानी डालते हो? सर हाँ, रूट्स पे। प्लांट्स में नहीं डालते, उसके रूट्स पे डालते हैं। जितने भी पानी डालते हो आप उसके यस सर। रूट्स पे डालते हो, है ना? मानते हो? अब वो रूट से अंदर अंदर पानी लीफ में कैसे आ जाता है? जी नहीं, कैपिलरी, सर थ्रू। कैपिलरिटी की फिनोमेना की वजह से। मैं फिजिक्स के भी आप पे बता रहा हूँ, जो एक बहुत पतली तो बच्चे पे प्रेशर की वजह से ऊपर जा रहा है ना। अभी ये जो मैंने दिखाया था ये भी प्रेशर की वजह से ऊपर गया था। हर एक जगह पे जो प्रेशर की वजह से पानी ऊपर जा रहा है, इसी को कहते हैं कैपिलरिटी। इस पे बताऊंगा। नहीं बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो कैसा होता है अभी वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी इसके एग्जांपल बता रहा हूँ कहाँ कहाँ कैपिलरिटी है, जबकि आपको पता नहीं था। तो सबसे पहले पेड़ में, गांव वाँव में जाते हो ना, तो एक छोटी सी इस तरीके से लैंप बनाते हैं एक बॉटल में। यहाँ पे केरोसिन ऑयल या फिर ये सारे ऑयल पड़े होते हैं, और यहां से एक ऐसे इस तरीके से कपड़े का ऐसे यहां से निकलकर ऊपर आता है, और यहां से ये आग ऐसे जलती रहती है। लालटेन की तरीके से ही होता है, लेकिन ये बॉटल में लालटेन तो एक वो इसके थ्रू ऊपर जा रहा है। मतलब ये जो कपड़ा है ना, कपड़े में बहुत पतली पतली कैपिलरिटीज बन रही हैं, जिनकी वजह से ये लिक्विड यहां तक पहुंच पा रहा है। समझ में आई बात? रूट्स, हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये जो है ये बहुत पतली होती है। ये जो बीच का स्पेस होता है ये 10⁻³ मिलीमीटर, कुछ इतनी थिकनेस का होता है कपड़े में। जो एक धागा है ना, उस धागे के अंदर होता है, एक धागे के अंदर। हमारे जो बाल हैं, बाल को तोड़ो, वो भी एक कैपिलरिटी है कभी। हाँ हाँ, इतनी थिन होती है कैपिलरी। भाई वो तो तोड़ रहा है ये लड़का। जो बाल होते हैं, बाल के अंदर एक बहुत पतली सी एक स्पेस, एक नली टाइप की स्पेस है, वो कैपिलरिटी है। हाँ बिल्कुल, समझ में आ रही बात? जितने भी पोषक तत्व है हमारे बाल में, वो सारे सारे कहाँ से आ रहे हैं? माइंड से आ रहे हैं, हमारे खाना खाने से आ रहे हैं। वो कैसे मिलते हैं उनको? उसी जो पतली पतली नालियां बनी होती है ना, उनकी वजह से आ रही है। समझ में आई बात? हाँ हाँ, वो जो धागा है ना, उस धागे के अंदर जो बहुत पतली सी स्पेस बचती है, वो कैपिलरिटी हुई। हाँ, उसके भी अंदर भाई धागा, एक जो धागा है वो कई बहुत पतले पतले रेशे से मिलके बनता है। उस रेशे के बीच में जो जगह है, आई बात समझ में? उसे हम कहते हैं कैपिलरिटी। अब देखो आप लोगों ने पता नहीं कभी, तुम लोग का खेत वेत है तो कभी खेत वेत में गए हो? यस सर। वो देखो चिल्लाए, यस सर। ठीक है, तो अक्सर देखे होंगे जो खेत होती है, खेतों को कभी भी खुला नहीं छोड़ते। खुला मतलब बिना जुताई के नहीं छोड़ते। ऐसा क्यों? अगर खेतों को खाली छोड़ना होता है, मम्मी पापा से पूछना कि उसको जोत के क्यों छोड़ते हैं। जोतने का मतलब समझ में आता है? यस सर। तो वो जो जोतना होता है उसे जोत के क्यों छोड़ते हैं आखिर? आखिर इसके पीछे की क्या फिनोमिना है? नहीं बच्चे, वो 3 से 4 दिन के बाद सूख जाती है। हाँ हाँ, और वो मॉइस्चर वेपराइज होता रहता है,
तो कहीं ना कहीं हमारे अर्थ के लिए ये नुकसानदेह है। इसलिए कभी भी खेतों को ऐसे नहीं छोड़ते। खेतों के अंदर भी जो मट्टी है ना, मट्टी की जो लेयर है, उसके अंदर भी एक कैपिलरिटी बनती है। इसलिए हम खेतों को उस कैपिलरिटी को तोड़ने के लिए उसको रोप देते हैं, जोत देते हैं, जिसकी वजह से सारे कैपिलरिटी टूट जाते हैं। और टूट जाते हैं, ऊपर की जो लेयर होती है वो वहां तक कोई भी लिक्विड नहीं आती। जब लिक्विड नहीं आती तो उसके ऊपर वेपराइजेशन नहीं होता वाटर का। इसी हाँ, तो क्या हुआ? नहीं आएगा। उसके लिए सरफेस का होना जरूरी है। जब मैंने कैपिलरिटी को ही तोड़ दिया, भाई वो ऐसा नहीं होता जो तुम जो कह रही हो ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता बच्चे। वो आधी आधी फिट तक निकाली चीजें होती हैं, और उसके बाद वो बहुत पतले पतले लेयर ऊपर से पड़े होते हैं। वो थोड़ा सा भी एयर नहीं होता। ऊपर तुम्हें दिखेगा एयर, लेकिन अंदर थोड़ा सा भी एयर नहीं होगा। आधी बात समझ में? तो ऐसा क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि वो जो वेपर आ रहा है हाँ, सर जो भी आवाज नहीं आ रही यार तुम्हारी। हेलो हाँ सर, ताकि जितना भी सॉइल में मॉइस्चर है सर वो सारा वेपराइज हो जाए इसलिए। नहीं बच्चे, वो वेपराइज ना हो सके इसलिए, क्योंकि मॉइस्चराइजेशन हमारे लिए, हमारे खेतों के लिए, हमारे सीड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल तो सर उससे वेपराइज कैसे नहीं होगा सर? नहीं होगा वेपराइजेशन उससे। इसीलिए किसी भी खेत को खाली नहीं छोड़ते, उसको जोत के छोड़ते हैं। हाँ, अंदर होगी, लेकिन बच्चे उसके ऊपर तो सरफेस आ गया, वेपर होने के लिए वो बीच में उसको रोक रहा है। वो एक, हाँ भाई, इस सरफेस के नीचे तुम्हारे वो नमी बरकरार है, वो पानी लिक्विड आ रहा है, लेकिन वो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा उतना पोर्शन। इसीलिए ऊपर की जो जमीन होती है उस पर जब करते हैं तो नीचे से जो मट्टी निकलती है वो ठंडी निकलती है, उसमें हल्की नमी होती है। आई बात समझ में? अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सारी नमी खेत की वेपर हो जाएगी, खेत ही बेकार हो जाएगा। हाँ, इसलिए हम लोग खेतों में उस कैपिलरी ट्यूब को तोड़ने के लिए, हटाने के लिए उसे जोतते हैं। अक्सर देखो, बीच का जो टाइम होता है ना, एक फसल से दूसरे फसल के बीच में जो टाइम होता है, उसके खाली टाइम में उसे जोतते हैं, तब छोड़ते हैं। हम लोग को नहीं पता, जैसे तुम लोग बच्चे हो तो तुम लोग कहोगे ये क्यों, क्या करने वेस्ट कर रहे हो जो अभी है ही नहीं। आपको तो रियलिटी पता ही नहीं है फिर कि ऐसा क्यों होता है। सोचो, एक किसान को फिजिक्स की इतनी नॉलेज होती है, वो उसकी कैपिलरिटी को तोड़ने के लिए उसको जोत के रखता है, और एक हमें पता ही नहीं है, जबकि हम साइंस पढ़ते हैं। तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ शुरू से कि फिजिक्स कोई सब्जेक्ट नहीं है। हाँ बिल्कुल, अरे उन्हें बहुत कुछ पता होता है एक्चुअली में। जो साइंस होती है ना, साइंस के असली जो एग्रीकल्चर साइंस होती है, वो सबसे अच्छा उनको पता होता है। उनको हाँ हाँ बिल्कुल। क्यों काय नहीं मिलेगी? भाई तुम्हें भी अपने फैमिली से मिलनी चाहिए, लेकिन तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो। फिर भी यार, ये तो एक जनरल नॉलेज होती है, ऐसा नहीं है कि भाई कहीं ना, क्या चीज? अच्छा ठीक है, जाने दो। तो बच्चे, कैपिलरिटी का मतलब समझ में आया? कैपिलरिटी का मतलब ये नहीं होता है कोई ट्यूब। हमारे पूरे हमारी बॉडी के अंदर कई जगह ऐसा देखो कि आप लोग क्या करते हो कि जो रोजेस होते हैं घर में, फ्लावर पॉट में नीचे पानी रखते हो, उसके ऊपर तुम रोजेस को लगा देते हो, और वो रोजेस कुछ ऐसे होते हैं कि 10-10 दिन तक वो नेचुरल बने होते हैं। नेचुरल होते हैं कहाँ से? भाई वो पानी उस तक पहुंचे। कभी एक काम करो, किसी रोज को, व्हाइट रोज को रेड कलर के पानी में रख के देखो, रेड हो जाता है वो। कैसे रेड हो जाता है? कैपिलरिटी की वजह से। जो बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो वो किसकी वजह से हो रहा? थ्रेड में तो होता ही, मैंने पहले बताया अभी। ये देखो एग्जांपल, बिल्कुल
तो ये जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेसिकली इस टॉपिक के से हम सारे लोग फैमिलियर हैं। हाँ बच्चे कैपिलरिटी, भाई वो तो पूरा डुबो दिया, उसमें कैपिलरिटी कहाँ से हुई, वो तो पूरा डूब गया ना, जो सूखा पोर्शन है वहां तक पहुंच गई, ये कैपिलरिटी हुई। और ये क्यों होता है, इसके पीछे भी अभी जो प्रेशर की बात की ना तुमने, अब एक बात बताओ, तराजू पता है क्या होता है? पुराने टाइम में तराजू आता था, अब तो सारे वेइंग मशीन आ गए हैं। तो उस तराजू में एक साइड तुम 100 ग्राम रखो, एक साइड तुम 90 ग्राम रखो, तो 100 ग्राम कहाँ जाएगा और 90 ग्राम कहाँ जाएगा? ऊपर। तो कहीं ना कहीं भाई ये फोर्स की वजह से हो रहा है, तो फोर्स से ही प्रेशर जनरेट हो रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं एग्री कर रहा हूँ इस चीज को। नहीं तो वो तुम्हें दिखा के समझा रही है। तो होता क्या है कि, क्या बोल रहा था मैं, हाँ तो भाई सीधी सी बात है, कहीं पे तुम्हारा प्रेशर बढ़ रहा है, कहीं पे तुम्हारा प्रेशर बढ़ रहा है, तो उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए इसको किधर जाना पड़ेगा? ऊपर की ओर। हाँ ये फोर्स का खेल है। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे एज अ प्रेशर। आई बात समझ में? भाई सीधी सी बात है, अगर फोर्स है तो प्रेशर जनरेट होगा, क्योंकि एरिया एसोसिएटेड है। अब एरिया का चेंज हो रहा है, तो भाई तुम लोग देखो यहाँ पे बहुत से ऐसे लिक्विड सरफेस से बने हुए हैं लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या करता है भाई, एक जगह पे तुम एक एक थंब से ऐसे दबाते हो और वहां पे कार ऊपर चली जाती है, जबकि वो प्रेशर पूरा सेम लग रहा है, लेकिन थंब की जगह पे एरिया इतना छोटा है, कार की जगह पे एरिया इतना बड़ा है। तो ये छोटा सा प्रेशर, ये छोटा सा फोर्स वहां पे एक बहुत बड़ा फोर्स जनरेट कर रहा है। नहीं कोई सिस्टम नहीं होता बच्चे, यही है पास्कल्स लॉ, यही है पास्कल्स लॉ, यही सब हमें सीखना है। सर हाइड्रोलिक लिफ्ट में एक्चुअल में मतलब उसमें फ्लूइड यूज होता है? क्या यूज होता है? हाँ तो फ्लूइड। उसी की तो बात कर रहा हूं मैं, उसके बीच में कोई मशीन नहीं होती है, कोई मशीन नहीं होती है। हम जितना वहां पे प्रेशर करते हैं बटन से, वो उसकी वजह से उतने ऊपर जाती है। मतलब हम अपने अंगूठे की पावर से किसी भी कार को लिफ्ट कर सकते हैं। बच्चे कोई बात नहीं, ये मैं तुम लोगों के अंदर ये चीज इसलिए बता रहा हूँ कि एक्साइटमेंट बढ़े कि ये सब पढ़ने वाले हैं। क्या बच्चे, इसके बीच में हाइड्रोलिक नहीं है ना, तो भी बच्चे तो भी ऊपर जाएगी। हाँ बच्चे देखो, तुम्हें ये बातें पता चलेंगी, अभी लग रहा होगा नहीं कि ये कैसे, इसी को तो सीखना है ना हमें कि कैसे हो रहा है, हाइड्रोलिक लिफ्ट क्यों यूज होती है। भाई जो फ्लूइड के साथ, पानी के साथ, लिक्विड के साथ, फ्लूइड के साथ होती है। हाँ और उसकी वजह से जो लिफ्ट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये पास्कल्स लॉ से ही एसोसिएटेड है। तो भाई वो बात ये कहता है कि जहां पे फोर्स लगा रहे हो उसकी वजह से प्रेशर चेंज होता है, और वो एसोसिएटेड होता है विद एरिया। ठीक है कोई बात नहीं, अभी इस चीज को सुनते रहो, ये सारी चीजें अभी आगे आने वाली हैं। ठीक है, मैं मजा नहीं खराब करने वाला। हाँ बच्चे, जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं प्रेशर की वैल्यू कम हो रही है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू तो कभी कम नहीं होती, 1 atm तो हमेशा है। भाई सरफेस हमारा क्या हुआ, ये हुआ ना, इस सरफेस के ऊपर जा रहे हैं हम, तो इसके अगल बगल हर तरफ तो 1 atm ही है। हाँ अरे नहीं नहीं नहीं, कैसे नीचे नीचे? भाई ये लिया मैंने, ये पानी का सरफेस लिया, अभी जैसा मैंने किया, मैंने इसमें एक कैपिलरिटी डाली, तो बच्चे यहाँ भी 1 atm होगा, यहाँ भी 1 atm होगा, यहाँ भी 1 atm होगा, लेकिन हाँ हाँ ऊपर भी होगा, लेकिन फिर भी ये लिक्विड सरफेस ऊपर की ओर मूव कर जाता है।
हाँ नहीं, बिल्कुल भी नहीं बच्चे, हम किलोमीटर वाइज ऊपर नहीं जा रहे हैं, कुछ भी नहीं। मैं यहाँ खड़ा हूँ, जितना एटीएम यहाँ पे उतना ही एटीएम यहाँ पे, तभी मैं जिंदा हूँ। हमें सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, मैं चाहे बैठ जाऊं चाहे खड़ा हो जाऊं, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं एवरेस्ट पे चढ़ूंगा तो होगा। हाँ, तो 1 एटीएम यहाँ भी, 1 एटीएम यहाँ भी, 1 एटीएम यहाँ भी है। थोड़ी सी फिजिक्स, ठीक है, पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे इस पे। हाँ भाई, बहुत बड़ी, मतलब वो किलोमीटर वाइज हाइट बढ़ती है तो हम उसके प्रेशर को चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ ऐसे टावर है जो कि 16-18 मंजिले पे आते हैं, वो प्रेशर की वैल्यू डिफरेंट होती है। हाँ भाई, वो हाइट, भाई उसमें प्रेशर की वैल्यू चेंज होगी। इसीलिए जो बुजुर्ग होते हैं वो लोग कभी भी उस हाइट पे नहीं रहते, वो हमेशा ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक ही रहने की कोशिश करते हैं। और उनको गवर्नमेंट भी अलाउ करती है, जितने भी फ्लैट्स निकलते हैं, ये सारी चीजें। नहीं, ऐसा नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट टर्न पे ये सारी बातें करेंगे जो आज हम लोगों ने सीखी है। चलो बच्चे, मिलते हैं फिर ट्यूसडे। बाय बच्चों।